हेलो, नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल कोडसे में फिर एक बार स्वागत है। और जैसा कि हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम अ, एक ऐसी हस्ती शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उनके अफ़साने, उनकी हकीकत और उनसे जुड़े किसी न किसी रूप से कानूनी मसले को लेकर। तो आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, उनका नाम है गोविंद निहलानी और भीष्म साहनी। गोविंद निहलानी अपने आप में एक नामचीन हस्ती है। उनका अपना एक क्रेडेंशियल है। वो अच्छे दर्जे के अव्वल दर्जे के फ़िल्म निर्माता और निर्देशक रह चुके हैं और अभी भी कार्यरत है। उनकी फ़िल्में जैसे कि अर्धसत्य और सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की कहानी उस पे आधारित थी। अब 1980 के दशक में दूरदर्शन पे काफ़ी सारे धारावाहिक प्रसारित किए जाते थे। उस दौर में हम लोग बुनियाद इस तरह के जो धारावाहिक थे वो प्रसारित किए जाते थे। उसी दौरान 1988 के दौरान गोविंद निहलानी ये डिसाइड करते हैं, ये तय करते हैं कि वो एक धारावाहिक का निर्माण करेंगे और दूरदर्शन के लिए निर्माण करेंगे। तो उसी तहत वो भीष्म साहनी की किताब जो है, तमस उपन्यास है वो बेसिकली, उस पे आधारित वो टेलीविज़न सीरियल बनाते हैं। 6 एपिसोड में ये टेलीविज़न सीरियल बनता है। अब भीष्म साहनी की अगर मैं बात करूँ तो भीष्म साहनी बलराज साहनी के ब्रदर हैं और परीक्षित साहनी के अंकल। साहनी फैमिली की खासियत ये है कि ये सब जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे और भीष्म साहनी अपने आप में उनका जुड़ाव था, लगाव था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ में, और वो साहित्य अकादमी विनर नॉवेलिस्ट रह चुके हैं। तो काफ़ी ख्याति प्राप्त नॉवेलिस्ट, राइटर, और उनकी कहानियाँ ऑब्वियसली बहुत ही ऊंचे दर्जे की होती थी। तमस ये जो कहानी है ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से जुड़ी हुई कहानी है। उसका प्रीमाइस, जो पार्टीशन का प्रीमाइस है, उसके ऊपर उस पर आधारित ये कहानी है। गोविंद निहलानी जो श्याम बेनेगल की टीम से जुड़े हुए थे, उनके एसोसिएट असिस्टेंट वगैरह रह चुके थे। उन्होंने अपना फिल्मी करियर जो अर्धसत्य वगैरह से अपना लोहा जमवा लिया था। तो वो जब धारावाहिक की निर्माण की सोचते हैं तो तमस उपन्यास को अडॉप्ट करते हैं। तो ये बेसिक प्रीमाइस था। अब तमस 6 एपिसोड में इसको टेलीकास्ट करना था दूरदर्शन के लिए, और 2 एपिसोड ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुके थे। तो उसमें कुछ मतलब कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको लेकर कुछ हलकों में कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने सोचा कि भाई ये कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर सकता है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन सकता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक बॉम्बे बेस्ड, तब के बॉम्बे और आज की मुंबई के जो एक बिजनेसमैन थे जावेद सिद्दीकी, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं, रिट पिटिशन। और वो रिट पिटिशन में प्रेयर था कि जो तमस जो धारावाहिक है इस पर तुरंत रोक लगाई जाए, इसका प्रसारण रोक दिया जाए। कई सारे एजिटेशंस भी होते हैं, पॉलिटिकल एजिटेशंस होते हैं। तब के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट प्रमोद महाजन, लेड प्रमोद महाजन, वो इसको लीड कर रहे थे। शिवसेना भी इसमें पार्टिसिपेट हो रही थी और इंडिया के कई कोनों से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। जो आवाज़ उठाई जा रही थी वो मतलब उसे ये लेबल किया गया कि ये राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस है, ये इस तरह का लेबल दिया गया। बहरहाल ये रिट पिटिशन जो है फाइल होती है, इसकी सुनवाई जो होती है वो 21 जनवरी 1988 को जस्टिस प्रताप, जो उस वक्त के जज थे, उनके सामने। तमस धारावाहिक दूसरे और तीसरे महीने के दूसरे और तीसरे शनिचर को इसका टेलीकास्ट होता था। 21 जनवरी गुरुवार का दिन था जिस दिन ये याचिका जस्टिस प्रताप के बेंच के सामने लगी, और जस्टिस प्रताप ने इस पे कंप्लीट स्टे दे दिया कि आप धारावाहिक को प्रसारित नहीं कर सकते, धारावाहिक का प्रसारण आप बिल्कुल नहीं कर सकते, उस पर रोक लगा दी। और ये रोक दोपहर के लगभग 11:15 से 12 बजे के बीच में लगी।
इंटरिम ऑर्डर को पास करते हुए उसी दिन लंच पीरियड में, जो लगभग 1:30-2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में लंच पीरियड होता है, तो उसी दिन वो 1 घंटे के लंच पीरियड के अंदर आनन फानन में एक अपील, जो जस्टिस प्रताप ने जो इंटरिम इंजंक्शन दिया था उसके खिलाफ अपील याचिका फाइल होती है डिवीजन बेंच के सामने। तब के जो डिवीजन बेंच के जो प्रिसाइडिंग जज थे वो जस्टिस लेंटिन और जस्टिस सुजाता मनोहर, द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। अब 21 तारीख गुरुवार थी, 22 तारीख को फ्राइडे था, वो छुट्टी का दिन था, और 23 को सैटरडे था जिस दिन धारावाहिक का प्रसारण होना बाकी था। 2 एपिसोड ऑलरेडी प्रसारित हो चुके थे और बाकी जो रिमेनिंग एपिसोड थे वो उसी तरह से प्रसारित होने थे। तो जस्टिस लेंटिन ये डिसाइड करते हैं कि ये जो धारावाहिक तमस है, ये बेंच के जज जो है ये खुद ही देखेंगे फिर फैसला लेंगे। तो उनके लिए स्क्रीनिंग का इंतज़ाम किया जाता है कोलाबा के प्रीव्यू थिएटर में, जहाँ पे जस्टिस लेंटिन और जस्टिस सुजाता मनोहर जाके खुद फिल्म देखते हैं, और उसी दिन सेम डे वो फैसला ले लेते हैं, और उस फैसले के तहत जस्टिस प्रताप का जो ऑर्डर था इंजंक्शन का, वो उसे ओवरटर्न कर देते हैं और तमस के प्रसारण में या तमस के प्रसारण को अलाउ कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं। इसी बीच और एक एक्टिविस्ट लॉयर रमेश दलाल, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, रिट पिटिशन वहाँ पे फाइल करते हैं, और साथ ही साथ ये जो ऑर्डर पास हुआ था डिवीजन बेंच के मार्फत जस्टिस लेंटिन और सुजाता मनोहर के जरिए, इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि जो जावेद सिद्दीकी जो बिजनेसमैन थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, और ऑलरेडी आर्टिकल 32 में पिटीशन पेंडिंग थी, जो रमेश दलाल जो बॉम्बे बेस्ड एक लॉयर थे उन्होंने फाइल की थी। दोनों पिटीशन की क्लब करके सुनवाई की जाती जस्टिस सबश्चा मुखर्जी के सामने। 16 फरवरी 1988 को जजमेंट आता है, और जब जजमेंट आता है तो वो जो बॉम्बे हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का जो निर्णय था उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, और वो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को दिखाया जा रहा है। ऐसे में कोई अनपढ़ व्यक्ति भी रहेगा तो वो जजमेंट कर सकेगा कि भाई जो दिखाया जा रहा है, हाँ, उसमें तथ्य क्या है। अगर वो ह्यूमन ट्रेजेडी हिस्ट्री का हिस्सा है तो उसे दिखाए जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इससे कोई पब्लिक ऑर्डर का डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली उनका कहना था। ये जजमेंट जो है वो अपने आप में तमस केस के नाम से फेमस है, और जो ऑब्जर्वेशंस है वो बेसिकली, अगर मैं उसको कोट अनकोट में कहूँ, इनफैक्ट एक और चीज़ ये है कि जब जस्टिस प्रताप को ये पता पड़ा कि उनके जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया है, तो काफ़ी वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी अपनी मंशा जाहिर की कि, और इनफैक्ट ये कह भी दिया कि गोविंद निलानी ने प्रोसीजरल चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन करके अपील दायर की। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो भी फिल्म देख सकते थे, लेकिन क्योंकि अच्छा ये इतना कोई इमरजेंसी वर्क नहीं था जिसकी वजह से फ्राइडे का छुट्टी का दिन फिल्म देखने के लिए लगाया जा सके, तो ये उनका अपना एक नाराज़गी से उनका एक अपना उस पर वक्तव्य था जो उन्होंने जाहिर भी किया था। तो ये जस्टिस प्रताप का पॉइंट ऑफ व्यू था। बहरहाल जस्टिस लेंटिन और जस्टिस सुजाता मनोहर ने उनके ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया था, और उसको जब सुप्रीम कोर्ट में जब कैरी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाकायदा एक्सेप्ट किया, और ये ऑब्जर्वेशन भी दिया कि ये जो कहानी है वो हिस्टोरिकल फैक्ट से जुड़ती हुई कहानी है, कोई मनगढ़ंत है नहीं। और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर उस
अनपढ़ या ना समझ भी कहा जाए तो वो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट डिस्टिंक्शन करने को वो कैपेबल है कि उसे जो दिखाया जा रहा है वो वास्तविक में क्या है। तो ये टचस्टोन था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्री स्पीच का। और उस लिहाज से ये जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, दोनों याचिकाएं जो रमेश दलाल ने फाइल की थी और ये जो सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएलपी फाइल की गई थी जावेद सिद्दीकी के थ्रू, उसको सुनने के बाद में जस्टिस सेबेस्टियन मुखर्जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखा। तो इसमें जो वकील जो अपीयर हुए थे वो जो पिटिशनर की तरफ से डॉक्टर वाई.एस. चितले और डॉक्टर एन.एम. चितले, एस.वी. देशपांडे, और डिफेंडेंट की तरफ से यानी कि रेस्पोंडेंट की तरफ से कुलदीप सिंह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वो, और उनके साथ में फिर सोली सोरभ जी, पी.एच. पारेख और परिमल श्रॉफ ये अपीयर हुए थे। अब ये आयरनी देखिए कि जब 1998 में वाजपेयी सरकार की गवर्नमेंट बनती है तो वो सरकार सोली सोरभ जी को अपना अटॉर्नी जनरल बनाती है। तो ये जो केस है इसे तमस केस के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस था और उस हिसाब से इसे जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो ये बेसिक प्रीमाइस था जिसे मैंने सोचा कि इसके बारे में कहा जाए और इसके बारे में बताया जाए। तो ये एक ट्रैजिक एक्सपीरियंस जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ये सीरीज़ बनी थी और जिसके टेलीकास्ट को रोकने के लिए काफ़ी उथल पुथल हुई थी। पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी हुआ था, पॉलिटिकल एजिटेशंस भी हुए थे, कोर्ट में केस गया, सिंगल बेंच ने इसे रोक दिया, फिर डिवीज़न बेंच सेम डे अपील फाइल होती है, सेम डे जजमेंट पास होता है मूवी अपना सीरियल देखने के बाद में। और वो ऑब्जर्वेशन ये काफ़ी तगड़ा और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो मैं अभी निकाल के पढ़ ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। The learned judge further observed that the illiterates are not devoid of common sense or unable to grasp the calumny of the fundamentalist or extremist when it is brought home to them in action on the screen. This is how they have viewed it. Those who forget history are condemned to repeat it. It is out of the tragic experience of the past that we can fashion out present in a rational and reasonable manner and view out future with wisdom and care. Awareness in proper light is the first step towards the realization. It is true that in certain circumstances truth has to be avoided. Tamas takes us to the historical past, unpleasant at the times but revealing and instructive in those years which Tamas depicts a human tragedy. इस तमस सीरियल में बेसिकली दो सीन्स को लेके काफ़ी एजिटेशंस हुए थे। वो दो सीन जो है उसके बारे में जिक्र करूँगा। एक तो सीन ये है जहाँ पे एक हिंदू कैरेक्टर को मुस्लिम को मारते हुए दिखाया गया है और वो डायलॉग में कहता है कि ऐसा तो मेरे गुरुजी ने आदेश दिया था, ये एक सीन। और दूसरा एक सीन जहाँ पे एक मॉस्क्यू के बाहर एक सुअर का मरे हुए सुअर का पाया जाना। ये दो सीन बहुत ही ऐसे तरह से शूट किए गए थे, दिखाए गए थे जिससे ये जो पिटिशनर्स थे और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो एजिटेट कर रही थी इनका कहना था इससे कम्युनल वायलेंस फैल सकता है और इस तहत वो पहुँचे थे हाई कोर्ट में रोक लगाने के लिए। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जस्टिस प्रताप ने तो इसे ओवरटर्न कर दिया। इनफैक्ट जस्टिस प्रताप ने जस्टिस लेंटिन और सुजाता मनोहर के ऑर्डर के बाद में जिसमें उन्होंने उनके जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करके ये केस उनके पास से हटा के किसी और जज के सामने रखने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, क्योंकि उनके आए दिन कुछ ना कुछ उन्हें धमकियाँ भी मिल रही थी। ऐसा ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो ये थी कहानी तमस केस की और ये हकीकत, ये अफसाना और ये कानूनी पेचीदे मसले गोविंद निलानी और
भीष्म साहनी से जुड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आपके सामने मैं इस चीज़ को रखूं। इसी लिहाज से ये वीडियो मैंने बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो। मैं फिर कल मिलूँगा एक नई शख्सियत, उनसे जुड़े अफसाने, कहानी और कानूनी मसले से जुड़े उनकी अपनी ज़िंदगी। तो तब तक के लिए विदा, फिर कल मिलूँगा। तब तक के लिए विदा, फिर कल मिलूँगा। और जाते जाते मैं आपसे फिर एक बार दरख्वास्त करूँगा कि आप जाइए, वोट दीजिए और अपनी ड्यूटी निभाइए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।